डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी यात्रियों को बड़ी सौगात। पानीपत को मिला आधुनिक प्रदूषण मुक्त बस डिपो। सीएम नायब सिंह सैनी ने छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की। इलेक्ट्रिक बसों में छात्रों को मिलेगी यात्रा सुविधा। पास दिखाकर छात्र कर सकेंगे मुफ्त सफर। हरियाणा के 5 जिलों को मिली लो फ्लोर एसी बसें। सीएम सैनी ने 80 बसों को रवाना किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता रही मौजूद। मशहूर उर्दू शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन। पद्मश्री सम्मानित बशीर बद्र ने दुनिया को कहा अलविदा। 91 की उम्र में बशीर बद्र ने ली अंतिम सांस। चंडीगढ़ में अब प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं होगा। शहर में केवल ग्रुप हाउसिंग को मिलेगी अनुमति। चंडीगढ़ की ग्रोथ अब होगी वर्टिकल मॉडल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत से 8 ई बस डिपो और 80 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया। यह कदम हरियाणा में ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देगा, जिससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण घटेगा। पानीपत में 7 करोड़ की लागत से बने नए इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी उद्घाटन हुआ। वर्तमान में 10 शहरों में ई बस सेवा उपलब्ध है और गुरुग्राम फरीदाबाद के लिए 650 एसी बसें शुरू की जा रही हैं। साथ ही चारधाम और अन्य प्रमुख स्थलों के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जो हरियाणा को परिवहन क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर ले जाएंगी। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव मिडिल ईस्ट की समस्या के कारण बढ़ रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ना चाहिए। उसी कड़ी में आज 80 इलेक्ट्रिक बसें हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनकी सुविधा के लिए वो समर्पित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, इन इलेक्ट्रिक बसों से जहां पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, वहीं पर प्रदेश के लोगों को, आमजन को ग्रीन वातावरण भी मिलेगा। रेवाड़ी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक से मंत्री राव नरवीर सिंह का नाम राजनीतिक कारणों से हटा दिया गया। मंत्री ने कहा कि कुछ विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के चलते यह बदलाव हुआ। पहले उनके नाम के आदेश जारी हुए थे, लेकिन बाद में कथित राजनीतिक दबाव के चलते यह जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को सौंप दी गई। गुरुग्राम को भूमाफियाओं द्वारा निचोड़ने के बयान पर राव नरवीर ने कहा कि यह राव इंद्रजीत सिंह की सोच है। भाजपा सरकार में गुरुग्राम का चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने बावल और धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि फायर स्टेशन की कमी वाले क्षेत्रों में नए फायर स्टेशन जल्द स्थापित होंगे। आज वीर सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में माननीय श्रीनिवास शास्त्री जी ने मुझे आमंत्रित किया था। तकरीबन 1 महीना पहले समय लिया था। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाया और वीर सावरकर जी को पुष्पांजलि मैंने अर्पित की। जी 1 तारीख को सारी विशेष बातें मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में लॉन्च करेंगे और बहुत से पत्रकारों को और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को आमंत्रित किया। ग्रैंड हयात में 11 बजे प्रोग्राम है, उस पॉलिसी का डिक्लेरेशन वहीं करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ वो उनकी सोच का नतीजा है। गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत से विकास कार्य हुए हैं। अब ये किस नजरिए से देखते हो तो वही बता सकते। आज वीर हरियाणा के यमुनानगर के ताजेवाला गांव में पंचायती जमीन पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर मौके से भारी मात्रा में पत्थरों का अवैध स्टॉक बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि पंचायती जमीन पर अवैध खनन के सबूत मिले हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीडीपीओ कार्तिक चौहान ने अवैध माइनिंग रोकने की जिम्मेदारी सरपंच की बताई है,
जिससे पंचायत की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरपंच प्रतिनिधि जाकिर ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने खुद अवैध खनन की शिकायतें दर्ज कराई हैं। फ्लाइंग की टीम आई थी अननोन की शिकायत पे, हमें पता नहीं चला, लेकिन पंचायती धरती का जहां तक खनन का सवाल है, पंचायत की धरती में तो खनन कोई हुआ नहीं करीब। अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ है तो हमने टाइम पे उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं, कुछ अननोन लोगों के खिलाफ, कुछ बाई नेम भी मुकदमे करा रखे हैं पंचायत की धरती के। शिकायतें तो मैं जब से मैं बनाऊं तब से देता आ रहा हूँ। अवैध खनन के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और पिछले 3.5 साल से मैंने हर विभाग को मैंने चिट्ठियां लिख रखी हैं अवैध खनन के खिलाफ। टाइम पे मैंने शिकायतें और मुकदमे और कार्रवाइयां करा रखी हैं। शिकायत के बाद कुछ हद तक तो सुधार हुआ है, कंट्रोल हुआ है। शिकायत ये थी कि जो जमुना नदी यहाँ ताजेवाड़ा पे पड़ती है उससे कुछ लोग पत्थर निकाल के बाहर लेके आते हैं और साथ में ही अवैध खनन का कार्य पंचायती ज़मीन में किया जा रहा है। तो जिस संबंध में आज माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट को साथ लेके और साथ में एसडीओ साहब को साथ में लेके ये इस जगह का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर अवैध खनन होना पाया गया और काफ़ी मात्रा में पत्थर बोल्डर पड़े हुए साथ में पाए गए हैं। देखिए, नाम अभी बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पे लैंड है, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके संदर्भ में एक इलीगल माइनिंग की शिकायत जो सीएम फ्लाइंग है उसको प्राप्त हुई थी और उनके बुलाने पर हम यहाँ आए और उनकी जांच में जो भी सहयोग हो सकता था वो किया। देखिए, एक बार निशानदेही हो जाए, हम उसको जल्द से जल्द कराने के प्रयास में हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 दिन में वो हम करवा लेंगे। उसके बाद नाम और उसके आगे क्या एक्शन बनेगा वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल पंचायती ज़मीन पे भी यहाँ माइनिंग पाई गई है, वो कितनी उसका मेजरमेंट है वो निशानदेही के बाद ही साबित होगी और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। मैं एक बार निशानदेही की रिपोर्ट आ जाए और एक बार हम सारे तथ्यों को एनालाइज कर लें, उसके बाद आपको विथ नेम मैं आपको बाइट दूंगा और इसमें हम कोई भी कोताही नहीं करेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। फ्लाइंग की टीम यमुनानगर में ईद उल अजहा का पर्व सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर की ईदगाहों और मदरसों में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सामूहिक नमाज अदा की। नमाज के दौरान देश में अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे माहौल में उत्साह और प्रेम का संचार हुआ। इमाम अब्दुल सत्तार ने त्याग और बलिदान के पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि संविधान कुर्बानी की अनुमति देता है, परंतु किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। तो मैं अपनी तरफ से और अपने मदरसा की तमाम स्टाफ की तरफ से पूरे देश के लोगों को, तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखे। ईद उल अज़हा के मौके पे क़ुरबानी करते हैं, ये हमारा त्यौहार है और इसकी हर तरीक़े से हमें हुकूमत भी और यहाँ का संविधान भी इजाज़त देता है। लेकिन तमाम मुसलमानों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस जानवर की क़ुरबानी ममनू है हुकूमत की तरफ से और हमारे उलमाए किराम ने जिन चीज़ों का ऐलान किया है, जिन जानवरों के बारे में, उस जानवर की क़ुरबानी बिल्कुल ना करें और जिस जानवर की हमें इजाज़त है उसकी क़ुरबानी करें और अपनी क़ुरबानी गाह के अंदर जहाँ क़ुरबानी करनी है वहाँ पर्दे का एहतमाम रखें। तो मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो वास्तव में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के बारे में सोचती है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने सभी महिलाओं से आह्वान किया कि वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने अधिकारों और समाज के विकास में योगदान दें। इस नियुक्ति से पार्टी में महिला शक्ति के उदय की उम्मीद जगी है। इस घड़ी में ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आज आप सबके सामने है कि देश की आधी आबादी के साथ, देश की महिलाओं के साथ कौन खड़ा है। आज इस आधी आबादी के साथ उनका बड़ा भाई बनकर, उनका गार्जियन बनकर, उनकी चिंता करने वाला कोई खड़ा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। आज अगर
हम विपक्ष की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल था जिसमें देश की आधी आबादी को केवल 33% का आरक्षण तो मिल रहा था। बहनें आगे आती, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ती, देश के निर्णय लेने में उनका भी योगदान होता। इस पलवल के दुर्गापुर गांव में पिछले 10 दिनों से पीने के पानी की भीषण किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने हथीन रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं को पीने और नहाने के पानी के लिए दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रचंड गर्मी के इस मौसम में पानी की कमी से ग्रामीण त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्होंने विभाग में कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने पर मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस और पब्लिक हेल्थ विभाग के जेई प्रवीण कुमार ने ग्रामीणों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुलवाया गया। देखो जी, पानी की समस्या, पानी के बिना हमारे बच्चे कतई परेशान रह रहे हैं। 10 दिन तक कतई इतना फूट के पानी नहीं है। माँ जहाँ तहाँ से गली में से पानी ला रहे हैं, इतने परेशान है। लोग वालों ने शिकायत भी करी जी, कोई हमारी अप्लाई कोई ने सुनी करी। हाँ जी, पहले तो मोटर भी फूक गई जी, लोगों ने कही दिन मोटर फूक गई है, चलो भैया मोटर बन जाएंगी। हमने हार के आज जाम लगाने की एक प्रार्थना करी सरकार को बुलाने की। अगर आज पानी हमारा खुल जाता, कार्रवाई होती है तो ठीक है, और नहीं हुई हम दोबारा चाहना अपनी जान भी लेनी पड़े, रोड को जाम कर। हमने यो जाम करो जी, हमें है 15 दिन पानी ना आ रहा है, बूंद भी। पहले जब भी हमारे 2-4 दिन में आ जाओ, एक दिन में छोड़ के दूसरे दिन तो आ जाओ, तीसरे दिन। अब हमारा कतई पानी ना आ रहा, खारो भी ना आ रहा, हम कहाँ जा। और सबरे गांव में पानी ढोल लो, खूब खारो भी पड़े कहीं और मीठा पड़े कहीं, और एक ना कुछ भी। पानी पहले ऐसे आ जाओ, जैसे 2 दिन ना आओ, चौथे दिन आ जाओ, चौथे दिन ना आओ, 5वें दिन आ जाओ। अब तो 15 दिन है कि पानी ना आ रहा, खारा भी ना आ रहा। मामला आज कोई पानी की समस्या हुई है 2-1 दिन से, तो अभी मेरे को पता लगा तो मैं यहीं मौके पर तुरंत पहुंचा हूँ। बता रहे कोई लाइन ऊंची है इनकी गली में, उसको हम नीचे कर देंगे, हमारी टीम आज ही लग जाएगी, कल तक इसको रिजॉल्व कर देंगे। पुरानी ज्यादा नहीं है, बाकी बता रहे हैं 10 दिन से कोई समस्या आई है मेरे संज्ञान में, अभी इन्होंने मुझे बताया है, तो मैं आज तुरंत पहुंचा हूँ। नहीं, लंबे समय से नहीं है जी, पानी की सप्लाई तो अभी भी चल रही है, गांव में चल रही है, आधे मोहल्ले में भी चल रही है। फिलहाल कोई एक गली में जो समस्या है, मैंने ऊंची लाइन की है, मेरे पास जो है चार्ज अभी आया था, ये मैं इसको करवाता हूँ जी। ठीक, आज का टीम लग गई। ये सूचना मिली थी भाई दुर्गा गांव के पे कुछ महिलाओं ने पानी के उसमें जाम लगा दिया है। इस सूचना पर हम आए हैं, इनको समझा बुझा रहे हैं। एसडीओ साहब को, पब्लिक हेल्थ को बुलाया गया है, उनका समाधान कराएंगे। पानी नहीं, अभी मेरी बात हुई है एसडीओ साहब से भी हुई है, वो आ रहे हैं। इसके बारे में तो पब्लिक हेल्थ बता सकते हैं, उन्होंने कोई कंप्लेंट दिया नहीं थी, इस बारे में मुझे नहीं पता। अब जल्दी खुलवा रहे हैं, कोशिश कर समझा रहे हैं उनको। देखो जी, जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने सुपर 100 संस्थान बारना के विद्यार्थियों को किसी भी समस्या के सीधे विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। संस्थान परिसर में डीईओ, एसपी, एसएचओ और हेल्पलाइन नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि छात्र आसानी से संपर्क कर सके। विभाग की टीम नियमित दौरे कर विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनेगी। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों से मिलने के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित समय का पालन करने की अपील की है। सरकार मेधावी छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए सुपर 100 योजना चला रही है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं पास विद्यार्थियों को जेईई और एनईटी की मुफ्त कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा दी जाती है। जैसे कि आपको पता है, पिछले 3-4 दिन से पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं। एक अभिभावकों के मन में किसी बात को लेकर के, अपने बच्चों की सेफ्टी को, सुरक्षा को लेकर के, खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के कुछ चिंताएं हैं। और आप सब भी देख रहे हैं, मीडिया पे कुछ वीडियोज भी आई थी। तो आज उसी संदर्भ में मैंने और जिला शिक्षा अधिकारी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। और एसएचओ हमारे केयूके से हैं और एएसआई मैडम है, इन तीनों की टीम आज यहाँ पर इस संस्थान के निरीक्षण के लिए आई है और बच्चों से बातचीत की है और व्यवस्थाएं देखी हैं, जो रहने की, खाने की व्यवस्थाएं हैं। और बच्चों से बातचीत करने पर यही पाया कि बच्चे यहाँ पर खुश हैं। और दौरान निरीक्षण पाया गया कि काफ़ी बच्चों से मैंने पूछताछ किया है, लड़कियों से एएसआई मैडम ने पूछताछ की है, डीओ साहब ने पूछताछ की है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और खाने पीने की और उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि +1 का जो अभी बैच शुरू हुआ है, बच्चे 15 दिन से घर से आए हैं। थोड़ा सा देखो, ये फील तो बच्चा करता ही है। जो एक बच्चा घर से आया है और यहाँ डिसिप्लिन में रहता है, थोड़ा बहुत तो उसको फील होता है कि घर का माहौल कुछ अलग है, यहाँ विद्यालय का जो माहौल है कुछ अलग है। जैसे कि आपको पता है,
फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।